हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट द क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टर्म किसने दी थी? टर्म क्रॉसिंग ओवर, टर्म गिवन बाय T.H. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन की दी हुई है टर्म, क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? होता क्या है क्रॉसिंग ओवर? तो देखो, हम डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन है क्रॉसिंग ओवर है इट इज द एक्सचेंज of gene between non-sister chromatids of homologous chromosomes। देखो क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स है, अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल मान के चलें, जो अपने 46 क्रोमोसोम्स है ना, वो अरेंज होते हैं पेयर्स में। क्लियर है? 23 पेयर बनते हैं इसके। क्लियर है ना? 46 जो क्रोमोसोम है वो अरेंज है किन में? 23 होमोलोगस पेयर्स में। क्लियर है? 23 होमोलोगस पेयर्स में। और होमोलोगस पेयर की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है, उनमें जब जीन का एक्सचेंज हो, यानी कुछ पार्ट डीएनए का एक्सचेंज हो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, तो उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्लियर है? देखो कैसे क्या होता है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। क्लियर है? चलो, इसके पेयर का दूसरा क्रोमोसोम, यानी इस क्रोमोसोम के साथ वाला दूसरा क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हो, जैसे ये वो क्रोमोसोम है। होता क्या है कि क्रोमोसोम ये दोनों होमोलोगस हैं। ये दोनों क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलोगस पेयर of chromosomes homologous pair of chromosomes। क्लियर है? और इस homologous pair में देखो क्या होता है, ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है? ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। क्लियर है? और ये दोनों क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम की ये दोनों क्रोमेटिड, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। क्लियर है? समझ गए? बट अगर इस पेयर की बात करें तो ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। ठीक है? ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्लियर है? और जब इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का, जीन का, डीएनए का कुछ पार्ट एक्सचेंज हो, उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ऐसा होता कब है? ये प्रोसेस कब परफॉर्म होती है? तो क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स लिख लो। ऑकर्स इन, कब ऑकर होती है? ऑकर्स इन पैकाइटिन सबफेज ऑफ प्रोफेज
ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जहां पेकाइटिन सबफेज आता है ना, तो पेकाइटिन सबफेज के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का कुछ जीन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, इस क्रोमेटिड का पार्ट इसके पास, इसका पार्ट इसके पास, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, मतलब कितने % ये क्रॉसिंग ओवर हो सकती है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो वो रहती है अप्रोक्सीमेटली लेस देन इक्वल टू 50%, लेस देन इक्वल टू यानी 50% तक हो सकती है। ठीक है, 50 से कम और 50% तक। क्लियर है? अब क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? तो देखो, क्रॉसिंग ओवर जो है इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर कॉजेज क्या कॉज करता है क्रॉसिंग ओवर? स्मॉल कंटिन्यूअस डायरेक्शनल वेरिएशंस। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या करता है? स्मॉल कंटिन्यूअस डायरेक्शनल वेरिएशन कोज करता है। क्लियर है? ऐसे चेंजेस जो छोटे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, और डायरेक्शनल होंगे, ये वेरिएशंस कोज करता है क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? अब कंटिन्यूअस कैसे होंगे जनरेशन टू जनरेशन? तो देखो, मियोसिस हो रही है, मियोसिस से हैप्लॉइड सेल बनेंगे किसी भी डिप्लॉइड सेल के लाइफ साइकिल के अंदर, और हैप्लॉइड सेल बनते हैं, हम लोग जानते हैं, अगर अपना एग्जांपल लें तो गैमेट्स का केस। ठीक है, और गैमेट फ्यूज होकर वापस डिप्लॉइड मेंटेन करेंगे, और इसी तरह से ये कैरेक्टर आगे जाते जाएंगे, ये वेरिएशंस। क्लियर है? तो यहाँ जो चेंजेस आएंगे क्रॉसिंग ओवर की वजह से, वो स्मॉल कंटिन्यूअस और डायरेक्शनल चेंजेस होंगे। क्लियर है ना? समझ गए? तो ये है क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन। क्लियर है? एक बार नोट डाउन करो इसे, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जल्दी हो गया? चलो, ये है क्रॉसिंग ओवर, ये है क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? अब देखो क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स, क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप्स की हो सकती है? क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स, तो देखो हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स की, और मेनली ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, डबल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, क्लियर है, और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, 3 तरह की क्रॉसिंग ओवर होती है। क्लियर है? अब देखो सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? सिंगल क्रॉसिंग ओवर में जो होमोलोगस पेयर की क्रोमेटिड्स होती है ना, नॉन सिस्टर वाली, जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होनी है यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है, उनकी क्रोमेटिड का सिर्फ एक पार्ट, ठीक है, क्रोमेटिड की एक आर्म ही क्या बनाएगी? सिर्फ और सिर्फ एक आर्म एक्सचेंज करेगी जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, सिर्फ एक ही आर्म जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेगी, यानी क्रॉसिंग ओवर के टाइम बनता है क्रॉस फॉर्म स्ट्रक्चर, एक क्रॉस फॉर्म स्ट्रक्चर, और वो बनेगा सिर्फ एक। ठीक है, वो क्रॉस फॉर्म स्ट्रक्चर सिर्फ एक बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं चियाज़मा।
चियाज़मा बोल दूँ या चियाज़माटा बोल दूँ, तो सिर्फ एक जगह चियाज़मा बने वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, जिस जहाँ वन चियाज़मा प्रेजेंट हो वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अब ऐसा ही जहाँ क्रॉसिंग ओवर के टाइम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की दोनों आर्म जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करे वो डबल क्रॉसिंग ओवर। इतना तो तुम समझ ही गए होगे, ठीक है, वो डबल क्रॉसिंग ओवर। तो देखो मतलब जहां दो चियाज़मा बन रही हूं, जहां पर दो चियाज़मा बन रही हूं, क्लियर है, एक और दूसरा, दो चियाज़मा बन रहे हूं वो डबल क्रॉसिंग ओवर, टू चियाज़मा प्रेजेंट, ठीक है, ये डबल क्रॉसिंग ओवर होगी। अब मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, यही मान लो तुम लोग दो से ज्यादा जगह कनेक्शन हो, दो से ज्यादा जगह कनेक्टेड हो और जैसे ये साइड वाली आर्म्स भी कनेक्टेड हो, तो इसको कहते हैं मोर देन टू चियाज़मा बनना और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ चियाज़मा मोर देन टू चियाज़मा होंगे, मोर देन टू चियाज़मा प्रेजेंट, ये है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ये क्या है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, क्लियर है ना, समझ गए। तो ये क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स हैं, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स हैं, समझ गए। चलो तो देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। अब क्रॉसिंग ओवर का देखो ये जो चियाज़मा बन रहा है ना, ये चियाज़मा बन रहा है, ये क्या है, चियाज़मा के कारण क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण चियाज़मा बनता है। तो एक पॉइंट यहाँ याद रखने वाला है, चियाज़मा क्या है, अ क्रॉस फॉर्म स्ट्रक्चर, एक क्रॉस फॉर्म स्ट्रक्चर, क्रॉस फॉर्म स्ट्रक्चर, एक क्रॉस फॉर्म स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, रिजल्ट है क्रॉसिंग ओवर का, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, ठीक है। कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको रिजल्ट नहीं मानते, इसे मान लेते हैं कोज, बट ये कोज नहीं है। तो मैं लिख दूंगा पॉइंट, बट नोट अ कोज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का कारण नहीं है ये, क्रॉसिंग ओवर का रीजन नहीं है, क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है ये, ठीक है। ये क्या है, चियाज़मा बनना क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, ठीक है। क्रॉसिंग, इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण चियाज़मा बनाए, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण चियाज़मा बनाए, समझ गए, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये चियाज़मा का पॉइंट है, क्लियर है ना, ये क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स और चियाज़मा हो गया। जल्दी से लपेटो इसे, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी हो गया। चलो अब हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है, वो थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है, वो है बहुत ही आसान, छोटी सी थ्योरी है, बस कुछ नहीं बताया, एक सिंपल सी बात बता दी जिससे पूरी क्रॉसिंग ओवर डिफाइन होगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर को हम रिकम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर को रिकम्बिनेशन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन, इसे रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। तो देखो होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन में एक थ्योरी दी गई है जिसका नाम है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, रीयूनियन थ्योरी, क्लियर है, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये गिवन बाय डार्लिंगटन एंड होटा,
एक साइंटिस्ट हैं होटा और एक साइंटिस्ट थे डार्लिंगटन, ठीक है, समझ गए, फीलिंग मत लेना, नाम है बंदे का डार्लिंगटन और वैसे भी मेल था। तो डार्लिंगटन एंड होटा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज की ब्रैकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया, इस थ्योरी में क्या बताया गया, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिकम्बिनेशन बोल दो या फिर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर is an enzyme mediated प्रोसेस, एंजाइम्स की हेल्प से होने वाली प्रोसेस है। इस थ्योरी ने बताया कि रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जो है वो एंजाइम्स की हेल्प से परफॉर्म होने वाली प्रोसेस है। क्लियर है, समझ गए। कौन से एंजाइम यूज होंगे यहाँ, कौन से एंजाइम यूज होंगे, तो देखो यहाँ जो एंजाइम यूज होते हैं वो बताए इन्होंने रिकम्बिनेज एंजाइम, रिकम्बिनेशन है तो नाम दे दिया उन एंजाइम्स को इकट्ठा करके रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, रिकम्बिनेज एंजाइम। रिकम्बिनेज एंजाइम एक एंजाइम नहीं था, एंजाइम्स की कैटेगरी है तो इसमें कई एंजाइम्स आएंगे। जैसे पहला आता है एंडोन्यूक्लियेज, 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 एंडोन्यूक्लियेज यूज होता था, यूज्ड टू कट डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में, सेगमेंट्स में तोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लियस का यूज हुआ, रिकम्बिनेशन का पहला पार्ट, ठीक है, क्लियर है। और फिर सेकंड यहां एंजाइम यूज होता है, सेकंड एंजाइम था लाइगेज, लाइगेज, लाइगेज को क्या कहते हैं, लाइगेज को हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर गम भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू या मॉलिक्यूलर गम। इसी तरह एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, आणविक कैंची, ठीक है। लाइगेज किस काम आता था, लाइगेज का फंक्शन था टू रीजॉइन द एक्सचेंज्ड डीएनए सेगमेंट्स, टू रीजॉइन द एक्सचेंज्ड डीएनए सेगमेंट्स, ये काम लाइगेज का था। तो ये रिकम्बिनेज एंजाइम में दो एंजाइम्स आते थे मेन, और इन्हीं की वजह से कहा कि एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। क्लियर है, ये तो होगी बात एंजाइम्स की, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ कुछ प्रोटीन्स भी बताए गए, यहाँ कुछ प्रोटीन्स भी बताए गए, ठीक है। तो प्रोटीन्स कौन कौन से, प्रोटीन्स यहाँ बताए गए, जैसे पहला था यू प्रोटीन, यू प्रोटीन, यू प्रोटीन क्या करता था, यू प्रोटीन काम आता था टू सेपरेट डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट करने के काम आता था। क्लियर है, समझ गए। और सेकंड यहाँ एक प्रोटीन यूज होता था जिसे हम लोग कहते हैं आर प्रोटीन, आर प्रोटीन, आर प्रोटीन किस काम आता था, आर प्रोटीन काम आता था टू एक्सचेंज एंड रीजॉइन द डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स को एक्सचेंज करना और वापस से रीजॉइन कर देना, डीएनए सेगमेंट्स को एक्सचेंज करवाना और वापस से रीजॉइन कर देना, ठीक है। ये किसका काम था, ये काम था आर प्रोटीन का। ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ ना, तो देखो यहाँ नहीं नोट करते, यहाँ नोट कर लेते हैं साइड में।
क्या काम था आर प्रोटीन का? आर प्रोटीन का फंक्शन था टू एक्सचेंज एंड rejoin डीएनए सेगमेंट्स को एक्सचेंज करना और उन्हें रीजॉइन कर देना। कैसे? तो देखो समझने की कोशिश करना। ये क्या थे? ये वो क्रोमोसोम थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर होनी है, ठीक है। ये वो क्रोमोसोम थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर होनी है। और देखो क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होती है? डीएनए सेगमेंट्स का एक्सचेंज होना है, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या होगा? लाइगेज की हेल्प से ये पार्ट कटेगा, इतना ही ये पार्ट कटेगा, इतना ही ये पार्ट कटेगा, इतना ही ये पार्ट कटेगा, और फिर ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, डीएनए सेगमेंट पार्ट्स एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। और एक्सचेंज होने के बाद कैसी अपीयरेंस आएगी? देखो यहाँ मैं साइज छोटा कर देता हूँ इनका, समझना। जो रिजल्ट मिलेगा हमें क्रॉसिंग ओवर का वो कैसा होगा? देखो वो रिजल्ट ऐसा होगा। वो रिजल्ट ऐसा होगा कि कुछ पार्ट इनका आपस में एक्सचेंज हो चुका होगा, इनका कुछ पार्ट आपस में एक्सचेंज हो चुका होगा। जैसे इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस पे ऐड हो चुका होगा, ठीक है, जहां जहां चियाज़मा बना दोनों जगह, और इस क्रोमोसोम का पार्ट इसके पास चला गया होगा। ये होता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना, ठीक है। जीन का डीएनए के छोटे पार्ट का एक्सचेंज हो जाना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। क्लियर है ना? समझ गए? ये एंजाइम्स काम आते हैं, ये प्रोटीन काम आते हैं। ये थी ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी जो डार्लिंगटन एंड होटा ने प्रपोज की थी। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? क्लियर है ना? चलो, ये ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी है। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनका इफेक्ट आएगा क्रॉसिंग ओवर के ऊपर, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। मतलब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन को? तो देखो पहला फैक्टर है या पहला मैं कहूं तो ये है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? क्रॉसिंग ओवर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पहले एक और अलग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतनी कम क्रॉसिंग ओवर होगी। कपलिंग रिपल्सन थ्योरी में देखा था ना, पेरेंटल टाइप में जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब उतनी ही कम कपलिंग होगी, ठीक है। समझ रहे हो ना? कपलिंग रिपल्सन थ्योरी यही तो बताती है। पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं एक केस में नए प्रोजेनी के न्यू कैरेक्टर, हाइब्रिड कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं। जहां हाइब्रिड कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं वहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, लिंकेज कम है। क्लियर है? और जहां पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है वहां लिंकेज ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर कम है। तो देखो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहला फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है यानी लिंकेज। फिर बात आती है सेकंड फैक्टर की। सेकंड है कि जो क्रॉसिंग ओवर है ना, अपनी जो क्रॉसिंग ओवर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? डिस्टेंस बिटवीन जीन
क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है उनमें जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के, उतनी ही आसानी से एक्सचेंज होंगी ना वो, उतनी ही आसानी से जीन एक्सचेंज हो पाएंगी, जितनी आसानी से जीन एक्सचेंज हो पाएंगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। क्लियर है। और ये डिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिंकेज के। जितना कम लिंकेज होगा ना उतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी जीन्स के बीच में, ठीक है, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा लिंकेज होगा। समझ गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ऊपर वाला भी यहाँ साथ में ही, ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है। मतलब क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस बिटवीन जीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है, समझ गए। चलो नेक्स्ट थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, थर्ड फैक्टर हम लोग लेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट पड़ता है क्रॉसिंग ओवर पे? तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्रॉसिंग ओवर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, जितना टेम्परेचर घटाओगे यानी जितना कोल्ड इन्वायरमेंट दोगे, मैं टेम्परेचर नहीं दे रहा, मैं इन्वायरमेंट के कंडीशनल बात कर लेता हूँ, जितना कोल्ड इन्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा उतना कम क्रॉसिंग ओवर, और जितना हॉट इन्वायरमेंट होगा, जितनी हीटिंग होगी इन्वायरमेंट में उतनी ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। क्लियर है, ये है टेम्परेचर का फैक्टर, ये है टेम्परेचर का फैक्टर। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, फोर्थ फैक्टर जो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट कर सकता है वो है क्रॉसिंग ओवर यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर के। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन बनाऊं कि मैं सेल को ले गया कहाँ? डीप सी में, ठीक है, समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर, ठीक है, सी बेड पे मान लो तुम लोग, बॉटम पे, तो वहाँ क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी या ज़्यादा होगी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी। क्लियर है, समझ गए? चलो नेक्स्ट और फैक्टर, 4 हो गए ना। अब बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर की। फिफ्थ जो फैक्टर है वो क्या बताता है? जो क्रॉसिंग ओवर है ना, जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यू क्रोमेटिन के, यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन मटेरियल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। देखो, जितना ज्यादा यू क्रोमेटिन मटेरियल होगा उतनी ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, उतनी ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी जितना ज्यादा क्रोमेटिन मटेरियल होगा। क्लियर है? और वो भी यू क्रोमेटिन वाला, यानी लाइटली पैक्ड, ठीक है, लाइट क्रोमेटिन मटेरियल। समझ गए ना? चलो अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ इफेक्ट की। सिक्स्थ क्या है कि क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन के। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन के। क्लियर है ना? समझ गए? अगर हम किसी सेल को रेडिएशन दे रहे हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर उतनी ही ज्यादा होगी, उसमें वेरिएशंस आने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। क्लियर है? समझ गए? ये इफेक्ट है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, यानी जो कि सेवंथ फैक्टर है, सेवंथ फैक्टर है वो क्या है? क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करती है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट फैक्टर की। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात आती है, क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करती है एज पे, और किस मैनर में डिपेंड करती है? कि एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
जितनी कम एज होगी उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे क्रॉसिंग ओवर के, ठीक है। यानी जो पेरेंट्स जितनी कम एज में पेरेंट बनेंगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे डॉटर जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें वेरिएशंस के, ठीक है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, क्लियर है, और उतनी ही वेरिएशंस आएंगी। और जितनी एज ज्यादा होगी उतनी ही कम क्रॉसिंग ओवर, कम वेरिएशन, कम रिकम्बिनेशन होगी। समझ गए, क्लियर है ना। चलो, तो ये एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बात करें हम लोग अगर एक स्पेशल पॉइंट की, जो कि 8th पॉइंट मान सकते हो तुम लोग, 8th पॉइंट कि जो क्रॉसिंग ओवर है, जो क्रॉसिंग ओवर है वो मेल की बजाय फीमेल में ज्यादा होता है, ठीक है। मेल में कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है। रीजन है फीमेल के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम का होना। ये नजर नहीं आ रहा है ना, फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स का होना, जबकि मेल में 44 प्लस XY होते हैं, ठीक है। मेल में 44 प्लस XY होते हैं। अब XX है इसलिए देखो पेयरिंग होगी ना सिमिलर क्रोमोसोम्स का, पेयरिंग है, एक और होमोलोगस पेयर बढ़ गया, जबकि मेल में तो क्या है XY है, तो वो तो होमोलोगस पेयर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो XX दोनों सेम है, होमोलोगस पेयर एक और हो गया तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस 1% और ज्यादा हो गए। तो मेल की बजाय फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होती है, क्लियर है, समझ गए। ये हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन से? लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जीन के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, क्लियर है। जितना ज्यादा यूक्रोमेटिन मटेरियल होगा उतनी ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, और जितनी ज्यादा रेडिएशन मिलेगी उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और बात करें एज की, तो एज जितनी ज्यादा होगी उतना कम क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मेल की बजाय फीमेल में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि फीमेल में, हेडर में लिख लेना, फीमेल में जो है ना वो 44 प्लस XX टाइप का क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यानी क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल में क्या होता है 44 प्लस XY होता है। तो मेल में तो होमोलोगस पेयर बनेंगे 22 ही, और फीमेल में बन जाएंगे 23, तो पेयर ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्लियर है ना, समझ गए। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर है। जल्दी कंप्लीट करो। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर पे बेस्ड एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना, समझ गए। तो वो कॉन्सेप्ट है अपना, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल मैप, क्रोमोसोमल मैप, क्लियर है, या फिर इसे बोलते हैं जीन मैप, या फिर इसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर मैप, क्लियर है। तो देखो जीन मैप, क्रोमोसोमल मैप, क्रॉसिंग ओवर मैप क्या है, किसने प्रपोज किया, क्या बताया इसके अंदर, तो वो देखो। क्रॉसिंग ओवर मैप, जीन मैप, ये प्रपोज किया था, proposed by he was one of the disciple of Thomas Hunt Morgans, क्लियर है, यानी मॉर्गन के स्टूडेंट्स में से एक था जिसका नाम आता है स्ट्रुटवेंट। ये मॉर्गन का डिसिपल शिष्य था, इसे हम लोग याद रखेंगे मॉर्गन का चेला कहकर। चेला डिसिपल ही तो होता है, तो ये मॉर्गन का चेला था, ठीक है, क्लियर है। इसने ये कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इसने बताया कि कैसे हम लोग एनालाइजेशन कर सकते हैं, एनालाइजिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम पर जीन किस तरह से अरेंज रहती है,
उस जीन के सीक्वेंस का एनालाइजेशन इस क्रोमोसोमल मैप की हेल्प से किया जा सकता है। ये बताया था किसने? स्टुटवेंट ने। क्लियर है? तो अगर आम भाषा में, साधारण भाषा में कहूँ तो इस मैप से हमें क्या पता चलता है? स्टुटवेंट ने बताने की कोशिश की थी डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये बताने के लिए ये मैप दिया गया था। ठीक है, ये बताने के लिए ये मैप दिया गया था, और इस डिस्टेंस को किसी न किसी यूनिट में तो मापा गया होगा। तो वो यूनिट क्या है? तो इस डिस्टेंस की यूनिट मापी गई थी, यूनिट जो थी वो स्टुटवेंट ने अपने टीचर को, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेटर को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे यूनिट बनाई और उसे कहा सेंटीमोर्गन। स्पेशल यूनिट है। ठीक है, कैपिटल C कैपिटल M से लिखी जाती है सेंटीमोर्गन, या फिर इसे कहा जाता है मैप यूनिट। ना खुद का नाम दिया ना कुछ और, अपने टीचर का नाम दिया। तो सोचो कितनी रिस्पेक्ट होगी इस बंदे के अंदर अपने टीचर के लिए। समझे? स्टुटवेंट। क्लियर? चलो, तो ये थी यूनिट सेंटीमोर्गन या मैप यूनिट, जिसे शॉर्ट में कैपिटल C और कैपिटल M से लिखते हैं। फिर एक पॉइंट आता है, क्रोमोसोमल मैप हमें क्या बताता है, कैसे पता करेंगे हम डिस्टेंस का? इसको क्रॉसिंग ओवर मैप क्यों बोला? इसको क्रॉसिंग ओवर मैप इसीलिए बोला गया है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ये मैप। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग कहें कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर या परसेंटेज रिकम्बिनेशन जो है वही होगा डिस्टेंस बिटवीन जीन। परसेंटेज रिकम्बिनेशन को ही बताया गया है डिस्टेंस बिटवीन जीन। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि जितने परसेंट रिकम्बिनेशन होगा उतने ही परसेंट डिस्टेंस होगी। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 1% रिकम्बिनेशन हुई तो इसके लिए डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमोर्गन। ठीक है, 10% रिकम्बिनेशन 10 सेंटीमोर्गन, 50% रिकम्बिनेशन 50% रिकम्बिनेशन तो 50 सेंटीमोर्गन। इस तरह से जितने परसेंट रिकम्बिनेशन उतनी ही सेंटीमोर्गन में यूनिट मापी जाएगी डिस्टेंस बिटवीन जीन की। तो परसेंटेज रिकम्बिनेशन बोल दो या परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बोल दो, एक ही बात है। तो इस पे डिपेंड है जीन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि परसेंटेज रिकम्बिनेशन कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज रिकम्बिनेशन, या फिर मैं कहूँ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, दोनों ही नाम दे देते हैं। एक बार रिकम्बिनेशन लिख दिया, एक बार क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी? क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से, और इसको कर देंगे 100 से इनटू, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में, और यही होती है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी या फिर परसेंटेज रिकम्बिनेशन। ठीक है, और जितना ये आएगा मान लो उन दो जीन्स के बीच में उतना ही डिस्टेंस है, यूनिट चेंज होकर परसेंटेज से सेंटीमोर्गन हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ये था क्रोमोसोमल मैप, जीन मैप या क्रॉसिंग ओवर मैप। ठीक है, अब इसे नोट डाउन करो, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बिना क्वेश्चन के क्लियर होने वाला ही नहीं है, तो क्वेश्चन करेंगे इस पे। समझ गए? हो गया नोट डाउन? चलो अब इस क्रोमोसोमल मैप पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह डिस्टेंस निकाली जाती है, किस तरह सीक्वेंस का पता चलता है और किस तरह परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकाली जाती है। क्लियर है? तो देखो पहला क्वेश्चन है
find the sequence of genes P, Q and R by using following data। अब जो डाटा मैं दे रहा हूं उसे यूज करके पता करो पी क्यू आर जीन का सीक्वेंस क्या होगा एक क्रोमोसोम पे। तो देखो डाटा क्या है, डाटा है तुम्हारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, डिस्टेंस बिटवीन R एंड P, ठीक है। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। ये डाटा दिया गया है हमें, कितना डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस देख लो क्या क्या दिया गया है। डिस्टेंस हमें दिया गया है 25 सेंटीमोर्गन, ठीक है, और 10 सेंटीमोर्गन और 15 सेंटीमोर्गन। ये डाटा दिया गया है और इनका सीक्वेंस बताना है हमें। तो अरेंज करना शुरू करो सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। किस तरह से, देखो सबसे लंबा डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो तुम लोग अरेंज करो P और Q को। ये P है, ये Q है और ये 25 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है। फिर Q और R में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, Q और R में। तो R 10 सेंटीमीटर इस साइड भी आ सकता है, R 10 सेंटीमीटर इस साइड भी आ सकता है। वो देखते हैं हम P और R के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो P और R के बीच में डिस्टेंस है 15, मतलब 25 से कम है, तो डेफिनेटली R इस साइड आएगा, ठीक है। तो R आता है Q से 10 सेंटीमोर्गन इस साइड, ये है R, ठीक है। और P और R में डिफरेंस जो था वो इतना का इतना ही है, 15 सेंटीमोर्गन, और 15 + 10 25 सेंटीमोर्गन। एज इट इज कंप्लीट होता है डिस्टेंस। और सीक्वेंस हमें मिल गया क्या, P, R और Q, ये सीक्वेंस है जीन्स का। क्लियर है, ये सीक्वेंस है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ गए, P Q R जीन का सीक्वेंस है P R और Q। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया ना। अब इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ी जगह चाहिए, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। हो गया, चल अब हम बात करते हैं इसी बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन की। अब मैं जीन चेंज कर रहा हूँ और डाटा चेंज कर रहा हूँ। तो देखो जीन मैंने तुम्हें दे दिए, जीन में दे रहा हूँ तुम्हें R, S, T एंड U, 4 जीन दिए हैं, ठीक है। और डाटा तुम्हें दिया है मैंने, देखो डिस्टेंस है 1 मिनट, ये माइक क्यों अड़ गया भाई। तो देखो डाटा क्या दिया है, तुम्हें डाटा दिया गया है R और T के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, R और U के बीच में डिस्टेंस। क्लियर है। फिर तुम्हें दिया गया है S और T के बीच में डिस्टेंस। फिर तुम्हें दिया गया है S और R के बीच में डिस्टेंस। और फिर तुम्हें दिया गया है S और U के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन में, ये वैल्यूज मिलेंगी तुम्हें, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, चौथी और फिफ्थ कंडीशन। 5 कंडीशन मिली है, फॉलोइंग डाटा दिया गया है। अब डाटा क्या दिया गया है, तो देखो अब इनको बहुत ध्यान से समझना। डाटा है तुम्हारे पास R और T, जो है R और T के बीच में डिस्टेंस है 32 या फिर 32% रिकम्बिनेशन है, 32% रिकम्बिनेशन है, 32% रिकम्बिनेशन है, ठीक है, R और T के बीच में। इसी तरह रिकम्बिनेशन है R और U के बीच में 10%,
ठीक है। एस और टी के बीच में जो परसेंटेज रिकम्बिनेशन है वो है 9% रिकम्बिनेशन है। एस और आर के बीच में 23% रिकम्बिनेशन है। एस और यू के बीच में है 33% रिकम्बिनेशन। अब ये परसेंटेज रिकम्बिनेशन बोल दो या फिर डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है ना। हम लोगों ने क्या कहा था, परसेंटेज रिकम्बिनेशन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो अब अरेंज करो सीक्वेंस को, अरेंज करो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे लंबी डिस्टेंस का जो सीक्वेंस है वो उठाते हैं, एस और यू का सीक्वेंस। ठीक है, एस और यू का सीक्वेंस। तो देखो एस और यू के बीच में डिस्टेंस है कितनी, 33 सेंटीमोर्गन। ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली, 33 सेंटीमोर्गन सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, फिर अब रिलेट करो इसके साथ, इसके साथ रिलेट करो किसको, आर टी में एस यू रिलेट नहीं हो रहा, तो मतलब ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है। फिर तुम लोग रिलेट करो, आर एस को रिलेट कर लो या फिर एस टी को रिलेट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, एस टी को रिलेट करो, क्योंकि टी का कहीं भी रिलेशन यू के साथ नहीं आ रहा, कोई अपने को कंडीशन दी नहीं है कि टी का यू के साथ रिलेशन है, तो मतलब टी और यू के बीच का डिस्टेंस नहीं बताया, एस और टी के बीच का डिस्टेंस बता दिया। 9% यानी 9 सेंटीमोर्गन है। अब वो 9 सेंटीमोर्गन इस साइड भी हो सकता है, वो 9 सेंटीमोर्गन इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों साइड कंडीशन है, तो अभी एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। दूसरा डाटा उठा लो, कोई दूसरा डाटा उठा लो। आर और यू का डिस्टेंस 10 है और आर और एस का डिस्टेंस 23 है। ये मिल गया ना हमें, ये मिल गया ना डाटा। देखो आर और यू का डिस्टेंस 10 है और आर और एस का 23 है। अगर आर और यू का डिस्टेंस 10 है, मैं आर को इस साइड रखता हूं, तो ये 33 प्लस 10 ये तो 43 हो गया। बट क्या बताया गया है, आर और एस का तो 23 है, मतलब वो इस साइड आएगा, डेफिनेटली यहीं आएगा। तो ये है आर। ठीक है, आर और यू का डिस्टेंस है 10 सेंटीमोर्गन और आर और एस का डिस्टेंस है 23 सेंटीमोर्गन। चलो ये बात हुई। ठीक है, पता चल गया ना, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते जाओ, अपने आप आंसर मिलता जाएगा। एस टी का डिस्टेंस है 9, क्लियर है, और आर टी का डिस्टेंस है 32, आर और टी का डिस्टेंस है 32। तो यहां से समझने की कोशिश करना, एस टी का डिस्टेंस है 9, अगर वो 9 इस साइड रखूं तो आर और टी का डिस्टेंस 32 कभी नहीं आएगा, तो मतलब वो एस के टी इस साइड रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो एस और टी का डिस्टेंस होगा इस साइड 9 सेंटीमोर्गन, तब जा करके ये है टी, तब जा करके ये डिस्टेंस स्पेसिफाई हो रहा है कि आर और टी के बीच में डिस्टेंस है 32 सेंटीमोर्गन का। क्लियर है ना, समझ गए। तो देखो टी आ गया, एस आ गया, आर आ गया, यू आ गया, क्या बच गया, टी एस आर और यू, चारों तो आगे जीन, कुछ नहीं बता, तो हमें सीक्वेंस क्या मिल गया, टी एस आर और यू। सीक्वेंस है हमारे पास टी एस आर यू। ठीक है, या फिर तुम लोग इसे लिखना चाहो तो यू आर एस टी, ये सीक्वेंस भी लिख सकती हो। ठीक है, समझ गए। चलो ये है नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली एग्जाम में, इसी तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सीक्वेंस हमें सोचना पड़ता है, वहाँ बनाने का टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी से सोचो। जिसको सोचना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है वो बना लो, तुम्हें रफ टाइम मिलता है रफ काम करने के लिए, तो बनाओ और जल्दी से सीक्वेंस बनाओ, निपटा दो। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, दिखने में हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिखने में हमें बहुत बड़ा लगेगा, बट एक्चुअल में बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, सिर्फ अरेंज करके तो रखना है। ठीक है, चलो ये होगी अरेंजमेंट, एक क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन। अब हम लोगों ने डिस्टेंस को अरेंज करना तो सीख लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, या फिर तुम लोग कहो तो परसेंटेज रिकम्बिनेशन, या फिर क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने की। ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी से ही परसेंटेज रिकम्बिनेशन यानी जो आएगा उसी से ही
डिस्टेंस बिटवीन जीन निकाला जा सकता है। तो देखो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक क्रॉस दिया है हमें, ठीक है, एक क्रॉस दिया है। कैसा क्रॉस दिया है? कैपिटल ए कैपिटल ए, सॉरी एक बार कैपिटल ए स्मॉल ए ले लेते हैं, कैपिटल एल स्मॉल एल। इसका क्रॉस करवाया है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल एल के साथ, ठीक है। और हमें डाटा दिया गया है, हमें डाटा दिया गया है कि इस क्रॉस से जो रिजल्ट मिला है, इस क्रॉस से जो रिजल्ट मिला है, वो जो इंडिविजुअल्स हमें मिले हैं उनके नंबर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल एल स्मॉल एल, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल एल स्मॉल एल, और स्मॉल ए कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। तो ये दोनों पेरेंटल टाइप हैं और ये दोनों हैं न्यू प्रोजेनी। हमें डाटा दिया गया है, डाटा तुम लोग आसान सा ही ले लो समझने के लिए। ये मानो 1-1-10 दिया गया है, 110 इंडिविजुअल इस जीनोटाइप के हैं। इसी तरह 110 इंडिविजुअल इस जीनोटाइप के हैं, इस जीनोटाइप के हैं 50 इंडिविजुअल, और इस जीनोटाइप के भी 50 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, 50 इंडिविजुअल है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, या फिर तुम लोग बोलो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी ये निकालनी है। ये निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे? देखो हमारे पास फॉर्मूला है निकालने का। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। रिकम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी कितनी है? ये और यही तो रिकम्बिनेंट टाइप है, ये तो ओरिजिनल पेरेंटल टाइप है ना, तो ये रिकम्बिनेंट टाइप है। रिकम्बिनेंट टाइप है 50-50 प्लस 100 हो गया दोनों, ठीक है, 50 प्लस 50 100। और टोटल प्रोजेनी कितनी है? 100 प्लस 1-1-10 1-1-10, तो ये हो गया 220 और 50 यानी 320, ठीक है। इनटू में अपने को फॉर्मूले में दिया गया है, तुम्हें इनटू करना है 100 से, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से इनटू करना पड़ेगा। तो देखो अब ये रिजल्ट कितना आता है, ये रिजल्ट कितना आता है, ये कटेगा और ये कटेगा तो 3.1 और 100 यानी 31%। तो यहाँ की क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? इस केस में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? 31% है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने देखा था हमेशा 50% के इक्वल या 50% से कम होगी, कभी भी 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। और वो हमें यहाँ से भी पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि पेरेंटल टाइप, जो पेरेंटल टाइप है ना वो ज़्यादा है, नंबर में पेरेंटल टाइप प्रोजेनी ज़्यादा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? रिकम्बिनेंट टाइप के कंपैरिजन में, क्लियर है? समझ गए? तो ये क्वेश्चन था क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने का। जल्दी से लपेटो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, SI सेम एज इट इज। जल्दी हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में SI दिया गया है, परसेंटेज या फिर क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है। क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्रॉस है हमारे पास प्लस और प्लस, इसका क्रॉस करवाया AB से, ठीक है। ये मैं किसी से भी डिनोट कर सकता हूँ, मैं TT लिख सकता हूँ, TT RR लिख सकता हूँ, यहाँ PP लिख सकता हूँ, यहाँ QQ लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं कैसे ही डिनोट करूँ, ठीक है। और हमें रिजल्ट क्या मिला? यहाँ रिजल्ट मिला प्लस AB, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग, इसका क्रॉस करवा रहे हैं AB से। तो देखो हमें इस क्रॉस का जो रिजल्ट है, जो इंडिविजुअल हैं वो हमें दिए गए हैं, डाटा दिया गया है उनका, ठीक है। कैसे, क्या डाटा दिया गया है? तो देखो दो तो पेरेंटल टाइप ही आएंगे, ठीक है, AB, ठीक है।
ये दो तो पेरेंटल टाइप आ गए। दो आते हैं नए, प्लस ए ए बी प्लस बी ए बी, दो नए टाइप के आगे, ठीक है, दो आगे नए टाइप के। तो देखो अब हमें इनका डाटा दिया गया है, यहाँ डाटा दिया गया है नंबर्स में कि कितने कितने नंबर हैं। तो देखो कितने कितने हैं, इसका नंबर हमें बताया गया है कि ये है 990 इन नंबर, और ये भी है पेरेंटल टाइप 990 इन नंबर, ठीक है, क्लियर है, समझ गए ना। चलो अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ये दोनों कितने हैं, ये दोनों हैं 1110 और 1110, ठीक है, ये हैं रिकम्बिनेंट टाइप और ये हैं पेरेंटल टाइप, ठीक है, पेरेंटल टाइप और रिकम्बिनेंट टाइप। निकालो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वही फॉर्मूले में रखेंगे, क्या निकाल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वही रखो फॉर्मूले में। रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ प्रोजेनी यानी 220 बाय टोटल प्रोजेनी 990, 990, 1110, 1110, 1000 और 200 यानी 2200, क्लियर है, और इनटू कर दो 100 से, ठीक है, ये देखो ये आ गया, ठीक है, ये इसको काटेगा 0.1 और 1 पॉइंट और ये 100, तो ये ऑल ओवर आ गया हमारे पास 10%। तो यहाँ परसेंटेज रिकम्बिनेशन कितना आया या क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 10% आई ना, 10% आई, तो ये है रिजल्ट, ये क्या है रिजल्ट, 10% क्रॉसिंग ओवर होगा यहाँ, समझ गए। तो हमेशा 50% से कम या 50% के बराबर होता है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, क्लियर है ना, समझ गए। ये क्वेश्चन था, जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी निपटाओ। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि देखो अगर हमारे पास कोई क्रॉस है, अगर हमारे पास कोई क्रॉस है ए बी बी सी सी, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्रॉस है, और इस क्रॉस में हमें पूछा है, क्वेश्चन दे दिया, हमें पूछ लिया कि तुम लोग नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ, नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ। तो तुम लोग आसानी से बता सकते हो, नॉर्मल कंडीशन है तो आसानी से बताओगे, फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, जो तुम लोगों को बताया था 2 की पावर n वाला, समझ गए, वो फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल दोगे। बट नहीं, यहाँ कंडीशन दी है, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने की कंडीशन दी है, ठीक है, कि इन कंडीशंस में, कंडीशन क्या है, अगर यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आएंगे। और अगर कंप्लीट लिंकेज हो, कंप्लीट लिंकेज हो तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आएंगे। तो देखो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो फॉर्मूला लगेगा वही, क्या 2 की पावर n हो जाएगा, n यहाँ होगा 3, तो क्या होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो कितना आ गया 2 की पावर 3, तो नंबर ऑफ गैमेट आ गए 8। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 8 ही गैमेट होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। n क्या है, n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर्स, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है तो फॉर्मूला चेंज होकर के 2 की पावर 1 हो जाता है, तो ये गैमेट आएंगे सिर्फ 2, ठीक है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा। नंबर ऑफ गैमेट आएंगे सिर्फ 2, समझ गए। अब इसी पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें क्रॉस दिया गया है कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, और कैपिटल U स्मॉल u, बस इतना बहुत है।
अब तक तो हम मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड में खेल रहे थे, अब सीधे ही पेंटा हाइब्रिड पे आ गए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? पेंटा हाइब्रिड 5 कैरेक्टर्स हैं। अब 5 कैरेक्टर्स में तुम्हें कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है कि जो कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल Q स्मॉल q है, ये इन दोनों में तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। क्लियर है? समझ गए? फिर जो R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, इन दोनों में क्या है? ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट लिंकेज को, कंप्लीट लिंकेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो देखो कंप्लीट लिंकेज को रिप्रेजेंट करेंगे, बच गया क्या? U यानी कैपिटल U स्मॉल u, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तुम लोगों को बताना है नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट बताने हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ कितने होंगे? तो देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फॉर्मूला लगाओ, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। कंप्लीट लिंकेज का फॉर्मूला लगाओ, 2 की पावर 1। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का 2 की पावर 1। ठीक है, क्लियर है? अब जोड़ दो इनको, अब इनको जोड़ दो क्योंकि ऑल ओवर क्रॉस की बतानी है ना, तो 2 की पावर 2, 1 और 1, तो टोटल आ गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 आ गया ना? 2 की पावर 4 आ गया। 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 4 क्या आता है? क्या रिजल्ट आता है? 2 की पावर 4 आता है 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आ गए? 16। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट 16 आ गए। नंबर ऑफ गैमेट यहाँ आ गए 16। अब इसको ये 100% करेक्ट है। अगर तुम्हें चेक करना है तो हम फोर्क लाइन मेथड से इसे चेक भी कर सकते हैं, रिव्यू कर लेंगे, तब तक तुम इसे निपटाओ। ठीक है, अब साफ करके इसे चेक कर लेते हैं फोर्क लाइन मेथड से। हो गया? चलो अब इसे चेक कर लेंगे फोर्क लाइन मेथड से गैमेट बना करके। ध्यान देना, हमारे पास 16 आने चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तो देखो फोर्क लाइन मेथड बनाओ। फोर्क लाइन मेथड बनाओ, क्या बनाओगे? देखो हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी P में। ठीक है, तो कैपिटल P स्मॉल p, थोड़ा थोड़ा दूर दूर बनाओ, बड़ा क्रॉस बनेगा। कैपिटल P स्मॉल p। ठीक है, फोर्क लाइन बनाना शुरू करो। सेकंड कैरेक्टर क्या था? सेकंड कैरेक्टर क्या था? कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q। ठीक है, सॉरी ये U लिख दिया, स्मॉल q। ठीक है, P और Q हो गया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था? नेक्स्ट जो कैरेक्टर थे उनमें क्या था? उनके अंदर क्या था भाई? उनके अंदर लिंकेज था, तो वो कैरेक्टर दोनों एक साथ आएंगे, वो दोनों कैरेक्टर एक साथ आएंगे। जैसे R S, R S, R S, R S, कैपिटल R कैपिटल S, स्मॉल r स्मॉल s, कैपिटल R कैपिटल S, स्मॉल r स्मॉल s, सॉरी ये स्मॉल s है। तो ये लिंकेज के कारण दोनों कैरेक्टर्स के जीन आपस में लिंक्ड हैं, तो ये एक साथ इनहेरिट होंगे, एक साथ इनहेरिट होंगे, तो हम फोर्क लाइन में भी एक साथ ही रखेंगे इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट जो था क्या था? P Q R S T और U। ठीक है, P Q R S T और U था अपने पास। तो देखो P Q R S और S, यही तो था, है ना? चलो जो U था उसका क्या हुआ?
वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा था, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा था। तो देखो एक मिनट हम लोगों ने क्या लिया था, RST, तो T भी इनके साथ आएगा, ठीक है। U शो कर रहा था तो T भी इनके साथ आएगा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ये क्या कर रहे हैं, लिंकेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों जीन, ठीक है, समझ गए। तो अपने पास 1, 2 और 3 की बात आ गई। अब बारी आती है चौथे, ठीक है, U की। तो U वाला देखो, U के साथ क्या होता है, U इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है तो U के दोनों केस आएंगे, एक बार कैपिटल U आएगा, एक बार स्मॉल u आएगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ होगा, एक बार कैपिटल U आएगा, एक बार स्मॉल u आएगा। ऐसा ही यहाँ होगा, एक बार कैपिटल U आएगा, एक बार स्मॉल u, एक बार कैपिटल U, एक बार स्मॉल u, और सेम एज इट इज़ यहाँ, एक बार कैपिटल U, एक बार स्मॉल u, कैपिटल U, स्मॉल u, कैपिटल U, स्मॉल u, कैपिटल U, स्मॉल u, ठीक है। अब बना दो गैमेट्स, बनाओ गैमेट्स। देखो यहाँ 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 यहाँ, ये रिजल्ट्स क्या मिलेंगे हमें, ये रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे गैमेट्स। और गैमेट्स कितनी तरह के होंगे, देखो पहले तो टोटल गिन लो, सही आ रहा है कि अपना रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 और 16, यानी 16 कंप्लीट है। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही था, 16 गैमेट्स आएंगे। क्लियर है, जहां पहले 2 जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर 3 जीन कंप्लीट लिंकेज और फिर 1 जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ना, चलो तो निकालो ये गैमेट क्या बनेगा, ये बनेगा कैपिटल P, ठीक है, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और कैपिटल U। ये गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और स्मॉल u, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, और सॉरी कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल वाला आ गया ना, कि ऊपर हो गया 2 कैपिटल वाले, तो ये आ गया स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t और कैपिटल U। फिर ये क्या बनेगा, कैपिटल P, कैपिटल Q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल u, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ इस केस को देखते हैं, ये क्या है, कैपिटल P, स्मॉल q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल U, ठीक है। कैपिटल P, स्मॉल q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, स्मॉल u, ठीक है। फिर कैपिटल P, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t और कैपिटल U, ठीक है। फिर कैपिटल P, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल u, हो गए ना 8 टाइप के। अब इसी तरह 8 टाइप के ये होंगे, बनाओ, क्या दिक्कत है। स्मॉल p, पहली बात तो सब में स्मॉल p आएगा, सब में स्मॉल p आएगा, सबके अंदर स्मॉल p आएगा क्योंकि स्मॉल p है। फिर कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और कैपिटल U, ठीक है। कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, स्मॉल u, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट इसमें कैपिटल Q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, कैपिटल U, कैपिटल Q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल u, ठीक है। नेक्स्ट P है, P है अपने पास, तो देखो क्या होगा, स्मॉल p, स्मॉल q, ठीक है, स्मॉल p, स्मॉल q हो गया ना, स्मॉल q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और कैपिटल U, स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r नहीं आएगा, कैपिटल R ही आएगा,
कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी, स्मॉल यू। ठीक है, अब यहां कैपिटल पी, कैपिटल पी है, कैपिटल पी है, कैपिटल सॉरी स्मॉल क्यू है दोनों में। ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, कैपिटल यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, स्मॉल यू। ठीक है, तो ये बन गए 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही था, हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल सही था, हमारा आंसर भी बिल्कुल सही था, और हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। अब कोई बोले प्रूव करो, तो हम प्रूव करके बना के दिखा सकते हैं कि ले भाई ले, ये हैं गैमेट्स, इस टाइप के आएंगे, ऐसे निकाल सकते हो, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, नहीं तो पेंटा हाइब्रिड क्रॉस के 16 तो गैमेट बनेंगे, जितने डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो तुम लोग आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा क्रॉस होगा। ये डॉटर ये गैमेट्स निकालते ही पसीना आ जाएगा। ये तो फोर्क लाइन मेथड है, इतना आसान जिससे निकल गए। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होती है। आज जो अपना टॉपिक है जेनेटिक्स का, वो है सेक्स डिटरमिनेशन। इस टॉपिक के थ्रू हम ये जानेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को मेल कहा जाता है और कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को फीमेल कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट, सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन की काफी सारे मेथड होते हैं। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन के काफी सारे मेथड होते हैं और कई बेसिस पे सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है। देखो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी सेक्स डिटरमिनेशन। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है प्रोबोल या फिर प्रीगेमिक। प्रीगेमिक सेक्स डिटरमिनेशन, क्लियर है? सेकंड सेक्स डिटरमिनेशन का मेथड वो है सिंगेमिक। क्लियर? और थर्ड मेथड सेक्स डिटरमिनेशन का वो है पोस्टगैमिक। प्रीगेमिक, सिंगेमिक एंड पोस्टगैमिक, तीन तरह के मेथड होते हैं जिसके सेक्स डिटरमाइन करने। क्लियर? प्रीगेमिक, सिंगेमिक और पोस्टगेमिक का मतलब क्या है? तो देखो प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में किसी गेमिक। क्लियर? गेमिक क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ सेक्स डिटरमाइन किया जाएगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले सेक्स डिटरमाइन करते हैं, वो सेक्स डिटरमिनेशन प्रीगेमिक सेक्स डिटरमिनेशन कहलाती है। सिंगेमिक यानी सिंगेमिक के टाइम सेक्स डिटरमिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम, फ्यूजन के टाइम सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम सेक्स डिटरमाइन होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम सेक्स डिटरमाइन हो, वो होता है सिंगेमिक। पोस्टगेमिक होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई, अब तक पता है कि होने वाला इंडिविजुअल क्या है, मेल है या फीमेल। ठीक है, उसका सेक्स डिटरमिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्टगेमिक टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन। क्लियर है? अब बात करें एग्जांपल्स की, बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो देखो अगर प्रीगेमिक की बात करें, प्रीगेमिक या प्रोगेमिक की बात करें, तो इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन हमें देखने को मिलता है इन ड्रोन हनी के ड्रोन। मधुमक्खी का जो ड्रोन होता है उसके अंदर हमें प्रीगेमिक टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमंस में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यानी सिंगेमिक के टाइम पे सेक्स डिटरमाइन होता है। क्लियर? पोस्टगेमिक फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है पोस्टगेमिक सेक्स डिटरमिनेशन, इसमें क्वीन एंड वर्कर, क्वीन एंड वर्कर्स और हनी क्वीन और वर्कर्स का सेक्स डिटरमिनेशन है वो पोस्टगेमिक होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड
बाद। क्लियर? तो ये है सेक्स डिटरमिनेंट्स के टाइम पीरियड के हिसाब से मेथड ले लो एक के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो सेक्स डिटरमिनेशन के मेथड को। अब सेक्स डिटरमिनेशन के थ्योरी भी दी गई है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जो थ्योरी दी गई है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहली थ्योरी है सेक्स डिटरमिनेंट के लिए दी गई है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी। क्लियर? ये क्या बताती है? ये थ्योरी हमें क्या डिफाइन करती है? क्रोमोसोमल थ्योरी नाम से पता चला तुम लोगों को। क्रोमोसोमल थ्योरी है ये क्या करेगी? क्रोमोसोम्स की बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। यही ये डिस्क्राइब करती है। प्रपोज किसने की थी? गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे, विल्सन एंड स्टीवंस। विल्सन एंड स्टीवंस। ये इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर के प्रपोज की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और ये थ्योरी क्या बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्रोमोसोम्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is determined by sex chromosome. Sex chromosome. ये थ्योरी बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स उसके सेक्स क्रोमोसोम्स डिफाइन करती है। अब सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? लोगों ने क्रोमोसोम पढ़े होंगे। सेक्स क्रोमोसोम क्या देखे ही नहीं है, देखे हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? हम बात करें जो अपने क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम खुद का ही एग्जांपल लें, और हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स का एग्जांपल है, बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। तो देखो हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कि हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स कौन कौन से? पहला जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। क्लियर? सेकंड जिसे हम लोग बोलते हैं एलोसोम। एलोसोम। एलोसोम में तो याद रखिए सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को कहा जाता है आइडियोसोम। आइडियोसोम को या फिर हेटेरो क्रोमोसोम बोलते हैं। हेटेरो क्रोमोसोम। क्लियर? या फिर हेटेरो क्रोमोसोम। ये है दो टाइप के क्रोमोसोम। क्लियर? अब एलोसोम कितने होते हैं और ऑटोसोम कितने होते हैं ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम वीडियो को पूरी पॉइंट नोट डाउन करो जल्दी। वीडियो को पूरा पॉइंट नोट डाउन हो गया? दोनों बॉडी में कितने ऑटोसोम कितने एलोसोम होते हैं ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो देखो बात हो रही है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं 44। क्लियर है? 44 नंबर। यानी ऑटोसोम्स क्रोमोसोम जो है वो 44 है। यानी अगर मैं इसको पेयर में बताऊं तो 22 पेयर्स। क्लियर है? यही मेल में होते हैं 44 और यही फीमेल में होते हैं। अगर बात आए एलोसोम, एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम
आइडियोसोम हेटेरोसोम कितने होते हैं? तो देखो अपने अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 है, तुम लोग जानते हो टोटल क्रोमोसोम है 46। अब 46 क्रोमोसोम्स है बट 40 ये आगे कितने बचे? एलोसोम्स होते हैं 2, ठीक है, यानी 1 पेयर, एक पेयर है, ठीक है। अब ये पेयर दो तरह का होता है, पेयर दो तरह का होता है, क्यों? क्योंकि एक पेयर होता है x का, एक पेयर होता है xy, ठीक है। अभी किस में होते हैं? x क्रोमोसोम का जो पेयर है और आइसोसोम का सेक्स क्रोमोसोम का वो होता है इन फीमेल और xy का होता है इन मेल, ठीक है। तो ये है एलोसोम, समझ गए? एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, आइसोसोम, हेटेरोसोम, क्लियर? या हेटेरोक्रोमोसोम, एक ही बात है। तो ये डिफाइन करते हैं सेक्स। ह्यूमंस अगर एग्जांपल हम लोग लें तो हमारे अंदर ये सेक्स क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो कि हमारा सेक्स डिफाइन करते हैं, तो क्या कहते हैं? हमारा सेक्स डिफाइन करते हैं, क्लियर है? समझ गए? चलो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ये तो होगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ये होगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी सेकंड जो थ्योरी है वो है जीन बैलेंस थ्योरी, जीन बैलेंस, जीन बैलेंस थ्योरी। ये एक स्पेशल टाइप की सेक्स डिटरमाइनिंग थ्योरी, एक स्पेशल टाइप की सेक्स डिटरमाइनिंग थ्योरी। और ये थ्योरी प्रपोज किसने की? तो देखो गिवन बाय, तो किसने लिखी? गिवन बाय ब्रिज, गिवन बाय ब्रिज, क्लियर? साइंटिस्ट का नाम क्या कर सकते हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है, अप्लाइड ऑन, या फिर बताऊं अप्लाइड ओनली ऑन प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस जो कि फ्रूट फ्लाई है इसी पे अप्लाई होती है, क्लियर? यानी जीन बैलेंस प्रोसेस डिटरमिनेशन की थ्योरी है, ये ओनली और अप्लाई किस पे होती है? ड्रोसोफिला पे, सिर्फ और सिर्फ ड्रोसोफिला पे अप्लाई होती है, क्लियर? चलो हमने कुछ थ्योरी में बताई थी, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, sex determination in philosophy, sex determination in philosophy, it depends on the sex index ratio of philosophy. ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ड्रोसोफिला के सेक्स इंडेक्स रेशियो, सेक्स इंडेक्स रेशियो। अब जानने वाली बात ये है कि सेक्स इंडेक्स रेशियो होता है, सेक्स इंडेक्स रेशियो है, देखो सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है? सेक्स इंडेक्स रेशियो होता है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, number of X chromosome by 2a, ठीक है? एक्सटेंडेड है 2a से नंबर ऑफ X क्रोमोसोम, ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने X क्रोमोसोम्स हैं उनको डिवाइड कर दो, इस से जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा सेक्स इंडेक्स रेशियो। और सेक्स इंडेक्स रेशियो के बेसिस पे कैसे डिफाइन होगा कि अगर ये रिजल्ट के दो केस होंगे, ठीक है? जैसे कि अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 1 या फिर मोर देन 1 है,
तो सेक्स क्या होगा, और लेस देन 1 यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यार 0.5 आया, ठीक है, एक से कम आया तो सेक्स क्या होगा। अगर 1 या मोर देन 1 है तो सेक्स होगा फीमेल, अगर 1 से कम यानी 0.5 के बाद सेक्स होगा मेल। क्लियर? तो ये है सेक्स इंडेक्स रेशियो। ये क्या है, ये है सेक्स इंडेक्स रेशियो। सेक्स इंडेक्स रेशियो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ज़िंक बैलेंस थ्योरी को समझने के लिए, ठीक है। अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो में निकालना आता है तो ज़िंक बैलेंस थ्योरी ब्रिज के हिसाब से हम लोग ड्रोसोफिला का सेक्स बता सकते हो, और ऐसे ही पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है, समझ गए? तो देखो अब कैसे निकालेंगे सेक्स इंडेक्स रेशियो। हम बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला के अंदर केस होते हैं टोटल 4 केस, ठीक है। पहला केस ड्रोसोफिला के अंदर ये, दूसरा केस ड्रोसोफिला के अंदर ट्रिपल एक्स होता है, तीसरा केस ड्रोसोफिला के अंदर XY टाइप में है, और चौथा X मोड X0 X खाली बड़ा जनरल। अब यहाँ निकालो सेक्स इंडेक्स रेशियो की जगह, यहाँ सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 2/2 कितना आ गया 1, ये क्या है 3/2 कितना आ गया 1.5, ये क्या है 1/2 कितना आ गया 0.5, और ये क्या है 1/2, ये भी 0.5। क्लियर ना, समझ गए? अब देखो, अब हम बताते हैं सेक्स कैसा होगा इन सेक्स इंडेक्स रेशियो के बेसिस पे। ये क्या रहा है सेक्स इंडेक्स रेशियो 1, 1.5, 0.5 और 0.5, ये 4 सेक्स इंडेक्स रेशियो हैं। इन 4 के बेसिस पे सेक्स लेते हैं। हम लोगों ने कहा था अगर एक से ज्यादा हुआ तो फीमेल होगा, यहाँ एक है तो फीमेल होगी, बट नॉर्मल फीमेल यानी फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल फीमेल। यहाँ 1.5 एक से ज्यादा फीमेल होगी, बट फीमेल फर्टाइल नहीं होगी, ये होगी स्टेराइल, स्टेराइल फीमेल। ये यहाँ मेल XY टाइप 0.5, अगर XY टाइप आया है तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, बट ये मेल कैसा होगा नॉर्मल फर्टाइल मेल होगा, फर्टाइल मेल होगा। ये जबकि 0.5 X नोट का आया है तो ये मेल फर्टाइल नहीं, ये स्टेराइल होगा, स्टेराइल होगा। ये समझ गए? यहाँ से एक पॉइंट मुझे मिल रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ आ रहा होगा तुम्हें, देखो याद है लाइन पॉइंट क्या मिला यहाँ से, यहाँ से आगे तो ब्रिज ने क्या बताया, ब्रिज ने बताया कि ड्रोसोफिला का जो सेक्स इंडेक्स रेशियो होता है वो डिफाइन करता है ड्रोसोफिला का सेक्स। क्लियर है? अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 1 या 1 से ज्यादा है तो सेक्स होगा फीमेल, अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 1 से कम आ गया जो कि नॉर्मली 0.5 होता है वो होगा सेक्स मेल। क्लियर है? अब सेक्स इंडेक्स रेशियो करेंगे कैसे, तो ये निकाला जाता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, और y इक्वल टू 2a। क्लियर है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाय 2a सेक्स इंडेक्स रेशियो। अब जैसा रेशियो आया उसी हिसाब से केस बनेंगे। अगर नॉर्मल रेशियो 1 आया है, 1 आएगा तो हमेशा फीमेल होगी और फर्टाइल फीमेल होगी। अगर रेशियो 1.5 आ गया फीमेल होगी बट वो स्टेराइल होगी, ठीक है, स्टेराइल समझ दो, बंद बांझ, ठीक है, जो आगे प्रोजेनी ना बढ़ा सके। मेल अगर XY टाइप हमेशा 1 से कम आएगा, ये हमें पता है, हमेशा 0.5 आएगा, ये भी हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू। बट अगर मेल के अंदर XY टाइप है क्रोमोसोम तो मेल होगा नॉर्मल और फर्टाइल, अगर X नॉट टाइप है तो मेल होगा स्टेराइल। क्लियर है? समझ गए? चलो निपटाओ इस वीडियो को, पॉइंट नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? चलो अब नेक्स्ट
क्योंकि ये थ्योरी ओल्ड कंप्लीटली ड्रोसोफिला की वजह से है और ड्रोसोफिला पे ही अप्लाई होती है। तो इस तरह से सब समझ है कि ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, इन ड्रोसोफिला X Y chromosome XY chromosome या couple is more essential to be made। ड्रोसोफिला में क्या होता है, मेल होने के लिए आपका जो जीनोटाइप है वो XY होना जरूरी नहीं है। हमें पता है X नोट वाला भी मेल होगा, है ना, XY होना मेल के लिए कंपलसरी नहीं है, यानी मेल है तो कंपलसरी उसके अंदर XY टाइप का जीनोटाइप प्रेजेंट होगा, नहीं, XY क्रोमोसोम से प्रेजेंट होना मेल होने के लिए एसेंशियल नहीं है। बट ये याद रखने वाली चीज है, but it is essential for normal या फिर fertile male। मेल होने के लिए XY क्रोमोसोम का होना जरूरी नहीं है, बट XY क्रोमोसोम का होना जरूरी है ताकि फर्टाइल मेल हो सके। क्योंकि अगर XY नहीं हुआ तो X नॉट मेल बना देगा, बट X नॉट फर्टाइल मेल नहीं बना सकता, हमेशा स्टेराइल मेल बनेगा। क्लियर, समझ गए? तो मेल फर्टाइल होने के लिए XY क्रोमोसोम का होना कंपल्सरी है, एसेंशियल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जीन मेथड्स थ्योरी का, ठीक है? जल्दी से बताओ, तो नेक्स्ट जल्दी हो गया। सॉरी, अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड थ्योरी ऑफ सेक्स। थर्ड थ्योरी ऑफ सेक्स तो देखो क्या होता है। थर्ड थ्योरी है वो है लायंस हाइपोथेसिस। लायंस हाइपोथेसिस इस लायंस हाइपोथेसिस को हम लोग एक और नाम देते हैं। ये लायन कोई शेर का नाम नहीं है, ये लायन साइंटिस्ट के बेस पे है, ठीक है? साइंटिस्ट का नाम था, इस बेस पे उन्होंने लायन नाम दे दिया। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है ड्रोसेस कंपनसेस। ड्रोसेस कंपनसेस क्लियर है? लायंस हाइपोथेसिस या ड्रोसेस कंपनसेस, क्लियर है? कंपनसेस इसमें क्या होता है, इस थ्योरी में ये किस चीज पे डिपेंड है? पहली बात ये डिफाइन करती है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जहां साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में डिपेंड करती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोलॉजिकल इनहेरिटेंस या साइटोसोलिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां क्या होता है? वहां ये थ्योरी का ये थ्योरी साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट है। समझ गए? इस थ्योरी में क्या बताया गया? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी sex is determined by presence of barcode। barcode को भी कहा जाता है ड्रमस्टिक बॉडी। और इसे कहा जाता है एक्स क्रोमोसोम
ठीक है, इसकी प्रेजेंस के बेस पे सेक्स डिफाइन होता है, इसकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग सेक्स डिफाइन होता है। अब होता क्या है, बारबोड़ी क्या होती है, बारबोड़ी एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है, represents mental retardedness, mental retardedness, जो मेंटल रिटार्डेडनेस का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आया कैसे, देखो अगर हम एग्जांपल लें हमारे ह्यूमंस के केस में फीमेल का, दो एक्स क्रोमोसोम, अब इनमें से देखो बारबोड़ी कैसे, बारबोड़ी क्या होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम, इसमें से क्या है, यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम, यू क्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और एक है हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, एक तो यूक्रोमेटिन सेक्स क्रोमोसोम है, एक हेटेरोक्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम, क्लियर है, समझ गए। ये जो यूक्रोमेटिन वाला है और ये जो यूक्रोमेटिन वाला डिफरेंस है कि यूक्रोमेटिन वाला एक्टिव होता है, यूक्रोमेटिन वाला एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव एक्स क्रोमोसोम, जबकि ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ये इनएक्टिव, क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से क्या पता चलता है, तो देखो ये जो हेटेरोक्रोमेटिन वाला है, ये इनएक्टिव क्रोमोसोम है, यही होता है बारबोड़ी, इसे ही हम लोग बारबोड़ी कहते हैं। तो बारबोड़ी का निकालनी हो, अब अगर बारबोड़ी निकालनी हो तो उसका एक फार्मूला हो गया, बारबोड़ी कैसे निकलेगी, बारबोड़ी निकलेगी X chromosome that is number of X chromosomes minus 1। अब जितने X क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक घटा दो, जो बचेगा वो बारबोड़ी होगी, यानी बारबोड़ी के नंबर होंगे, ठीक है, वो होंगे बारबोड़ी के नंबर। और यही बारबोड़ी है जो सेक्स डिटरमाइन करती है, यही बारबोड़ी है जो कि सेक्स डिटरमाइन करती है, क्लियर है, जो क्या करती है, सेक्स डिटरमाइन करती है। अब कैसे करेगी ये देखने के लिए मुझे जगह चाहिए, और जगह के लिए तुम्हें मोटा वगैरह मिल जाता है, वैसे मोटा करो, फिर हम देखते हैं बारबोड़ी कैसे सेक्स डिटरमाइन करती है, जल्दी हो गया। चलो अब देखते हैं कि बारबोड़ी कैसे सेक्स डिटरमाइन करती है, बारबोड़ी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम माइनस 1 होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, मेंटल रिटार्डेडनेस, कहां बारबोड़ी होगी वहां मेंटल रिटार्डेडनेस, ठीक है, यानी दिमागी रूप से पागलपन होगा, क्लियर। तो देखो अब बारबोड़ी जो है उसकी प्रेजेंस बताती है हमें सेक्स। अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमंस का एग्जांपल है, और बारबोड़ी है एक और बारबोड़ी है एब्सेंट, तो जहां प्रेजेंट होगी एक होगी वो सेक्स होगा फीमेल, यानी नॉर्मल फीमेल, ठीक है, और जहां एब्सेंट होगी वो होगा मेल, यानी नॉर्मल मेल, क्लियर है, समझिए। अब हम कुछ केस लेते हैं उनके अंदर जो बारबोड़ी डिस्कस करें, नॉर्मल मेल के अंदर बारबोड़ी, सेकंड नॉर्मल फीमेल के अंदर बारबोड़ी, क्लियर है, थर्ड प्लेनिफिकेटर, प्लेनिफिकेटर मेल के अंदर बारबोड़ी, ठीक है, और फोर्थ टर्नर
मेल के अंदर नंबर ऑफ बार, ठीक है, नंबर ऑफ बार को निकालना है। तो देखो जितने एक्स क्रोमोसोम उसमें 1 माइनस को, तो नॉर्मल मेल का एक्स वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई माइनस 1 यानी 1 एक्स क्रोमोसोम, ये कितना बच गया 0, ठीक है। तो मेल में बार होती है 0 या मैं ठीक है। नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स होते हैं, एक एक्स एक्टिव वाला जो कि क्रोमोसोम में एंडोस पार्टिसिपेट करेगा, एक इनएक्टिव जो बाहर होता है, ठीक है। यहां एक क्लैनिफिल्टर मेल, क्लैनिफिल्टर मेल क्या होता है, ये होता है 4 to 4 प्लस x x y, नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल है xxy, ठीक है। ट्राइड क्या होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ बार होनी है 2, ठीक है, सॉरी एक ही, एक नंबर ऑफ बार होनी है, क्लियर है, समझे। क्योंकि ये प्रोटॉन नंबर एक्स क्रोमोसोम से माइनस 1, ठीक है, समझ गया। कर्नल, कर्नल का जीनोटाइप होता है 44 प्लस x, ठीक है, ये फीमेल में हमारा है और यहाँ बार नहीं है, तो काम चलते हैं, दिमाग होगा, नहीं तो उनके पास बार की प्रेजेंस के कारण दिमाग ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ भेज देते हैं, दिमाग पता ही नहीं ये बात को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा मेंटल प्रेजेंस करती है क्योंकि उनके अंदर की एक बात बड़ी जेनेटिकली प्रेजेंट, ये ना एक बात बड़ी क्या होता है, जेनेटिकली प्रेजेंट होती है, समझ गए। ये है 3 थ्योरीज ऑफ सेक्स डिटरमिनिज्म, थ्योरीज ऑफ सेक्स डिटरमिनिज्म, जिनके बेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम लोग सेक्स को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे सेक्स डिटरमिनिज्म के, ओके, क्लियर है। आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके, गुड बाय।